मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आपका स्वागत है फिर से मैगी शू चैनल में। और मैं आपके लिए फिर से एक रोमांटिक सी हॉट सीईओ प्रेसिडेंट की लव स्टोरी लाई हूँ, वो भी फुल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। तो चलिए मैं इस प्यारी सी लव स्टोरी को चालू करती हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। मैगी शू को सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। अगर स्टोरी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ आपको स्टोरी पसंद आई है। तो इस कहानी में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं जिसका नाम शाह होता है और उसे चक्कर आ रहा होता है और तभी वो कुछ याद करती है। और जो उसकी बहन ली होती है बोलती चलो मैं तुम्हें कमरे तक ले चलती हूँ, लेकिन वो बोलती नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। इसके बाद वो बचते बचाते भाग रही होती है अपनी बहन ली से, तभी कोई उसे बूढ़ा सा गंजा सा आदमी पकड़ लेता है कि स्वीट गर्ल मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मज़े कराऊंगा। लेकिन वो सोचती है कि नहीं, वो अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद होने नहीं देगी और उसे पीट पीट के वही मारने लगती है। तो इस कहानी के हमारे हीरो से मिल लेते हैं जो कि बहुत बड़े वेल्दी आदमी होते हैं हाइचिंग सिटी के। इनका नाम होता है मिस्टर जी। क्योंकि उसे नशा दिया गया होता है शाह को, तो मिस्टर जी के पास जाती है और उसे बोलती है हेल्प मी मिस्टर जी, और उसका तो उसे लिप किस करने लगती है। मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम एक आग से खेल रही हो, प्ले विथ फायर। वो कहती है हाँ मुझे पता है। और उसके बाद कहती है क्या तुम भी ये सब नहीं चाहते। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपनी आंखें खोलती है और सोचती है ये आदमी बहुत ही हैंडसम और सुंदर भी है। मिस्टर जी बोलता है कि तुमने मेरा यूज़ किया, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे क्या अपना एंटीडोट समझती हो। वो कहती है जो भी हो, लेकिन मज़ा तो तुम्हें भी आया होगा। और फिर बोलती है कि अच्छा मुझे जाना चाहिए। तभी देखती है कि जो उसका होने वाला फियांसी है और जो उसकी सिस्टर है वो उसे पकड़ने के लिए आ गए हैं। तो वो मिस्टर जी से हेल्प मांगती है। इधर उसका फियांसी बोल रहा होता है कि शाह तुम कहाँ, मुझे पता है कि तुम एक बाहर आदमी के साथ रिश्ते बना रही हो, मैं तुम्हारा होने वाला मंगेतर हो, तुम इतना घिनौना काम कैसे कर सकती हो। तभी वो लोग इस दरवाजे को खोल देते हैं और वहाँ पर मिस्टर जी को देख के दोनों डर जाते हैं। तो ये देख के उसकी बहन ली बोलती है कि मैंग तुम ये किससे डर रहे हो। मैंग बोलता है कि ये इस सिटी के सबसे रिचेस्ट आदमी का बेटा है, इसका नाम मिस्टर जी है, चलो यहाँ से काट लेते हैं। तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर जी ने साव को ब्लैक कार्ड दिया होता है। इसके बाद साव वहाँ से चली जाती है। ये देख मिस्टर जी को बुरा लगता है कि देखो मेरा यूज़ भी कर गई, मुझसे काम भी निकलवा ले गई, पैसे भी ले गई और एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। फिर सोचता है कि वह उसके बारे में पता करेगा कि ये लड़की कौन थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की है ये तो। इसके बाद शाह जा रही होती तभी रास्ते में अपने पिछली ज़िंदगी को याद करती है कि जब वो अपने होने वाले पति से शादी करने वाली थी, लेकिन उसका फियांसी उसकी बहन के साथ मिलकर उसे धोखा देता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया होता है ये बोल के कि शाह तुम पागल हो चुकी हो। और उसका जो होने वाला फियांसी था वो उसे बताता है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी बहन ली शिन से प्यार करता हूँ। और इसके बाद उसके फियांसी ने उसे चाकू मारा होता है। फिर ली शिन बोलती है कि तुम बाहर जाओ मैंग, और फिर उसे बताती है कि तुम्हारी किस्मत मैंने चुरा ली है शाह, अब तुम इस मेंटल हॉस्पिटल में हो, तुम्हारा पति भी तुमसे छीन लिया, प्रॉपर्टी भी छीन ली। और उसे एक पेंडेंट दिखाती है कि इस पेंडेंट की असली औरत मैं बन चुकी हूँ और अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है। और ऐसा बोल के उसे ख़त्म कर देती है। अब ये सारी चीज़ों को याद करती है कि पिछली ज़िंदगी में उसके साथ उसके माँ बाप ने और उसकी बहन ने बहुत बुरा किया होता है, यहाँ तक कि उसके फियांसी ने। तो अब की लाइफ वो इस बार की लाइफ वो अपने लिए खुद के लिए जिएगी। इसके बाद वो घर जाती है। तो उसका होने वाला फियांसी मिस्टर मैंग बोलता है कि तुम पार्टी से कल गायब थी, तुम किस आदमी के साथ रिश्ते बनाने में लगी थी। यहाँ पे उसकी जो बहन होती ली होती है वो जानबूझ के उसके गले पे निशान दिखा रही होती है कि सच में बहन तुम किसी के साथ रिश्ते बना के आई हो। वो सबसे पहले शाह क्या करती है अपनी बहन ली को थप्पड़ मारती है कि घिनौना इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही हो। ये देखिए उसके माँ बाप बोलते हैं कि तुम ली को क्यों पीट रही हो। वो बोलती है कि मैंने सब कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसने मुझे नशा दिया था और मैंने किसी के साथ भी रिश्ते नहीं बनाया। उसका फियांसी भी सपोर्ट करता है ली का, तो अपने फियांसी को भी थप्पड़ मारती है कि तुम मेरे फियांसी हो या मेरी बहन के। ये देख के उसके माँ बाप को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ली को डांटने की जगह शाह को एक कमरे में बंद करवा देते हैं। इधर हम शाह को देखते हैं वो क्या करती है, जो पैसे मिस्टर जी ने दिए होते हैं उसे ब्लैक कार्ड के अंदर, वो उसके बहुत सारे स्टॉक खरीद लेती है।
क्योंकि वो तो जानती थी ना कि पिछली लाइफ में कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा उठेगा, क्योंकि वो उसे दोबारा ज़िंदगी जीने को मिली होती है तो उसे सब कुछ फ्यूचर का पता होता है। तो वो अच्छे अच्छे स्टॉक खरीद लेती है उसके पैसों से और मिस्टर जी से चैटिंग में बात कर रही होती है। इधर मिस्टर जी के फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि आपके पैसों से स्टॉक बाय किए गए हैं। वह हैरान होता है क्या लड़की इतनी तेज है। तब तक उसके पास शॉ का रिपोर्ट भी आ जाता है। शॉ के बारे में उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके माँ बाप होते हुए भी उसके सगे माँ बाप उसका ख्याल नहीं रखते और जो ली नाम की लड़की है वो हमेशा मिस शॉ को परेशान करती रहती है। पता चला है कि जो ली है वो इस फैमिली की सगी बेटी नहीं है और सगी बेटी है शॉ, लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पे। शॉ को पीटा जाता है, ली का और ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। सर आपको कुछ अजीब नहीं लगता? वो कहता है जो भी हो फ्यूचर में सब कुछ सच सामने आ ही जाएगा। पता चलता है कि शॉ का होने वाला फियांसी मिस्टर मैंग है और मिस्टर मैंग बिलोंग करता है गू फैमिली से और गू फैमिली में पार्टी रखी गई होती है तो वो भी जाता है। शॉ भी अपनी बहन ली के साथ अपने मॉम फादर के साथ गो फैमिली में आई होती है। उसके डैड मॉम बोलते हैं कि अच्छा बिहेवियर करना, तुम्हारा शादी गो मैंग के साथ होने वाला है, कोई भी परेशानी मत खड़ी करना यहाँ पे, और उसे समझाते हैं। फादर मॉम के जाने के बाद ली बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी। शॉ शॉ बोलती कौन सी गलत दवा खा रही, तुम्हारे साथ कौन घूमना चाहता है। उसका हाथ हटा के खुद ही अलग से घूम रही होती है और इसके बाद शाम हो जाती है और तभी वहाँ पे मिस्टर जी की एंट्री होती है। जो गू फैमिली थी वो मिस्टर जी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जी जैसा बहुत पावरफुल आदमी ऐसे दो कौड़ियों की पार्टी में कभी नहीं जाता। वो तो सिर्फ मिस शॉ के लिए ही आया होता है और उसे उम्मीद नहीं थी कि शॉ उसे इस पार्टी में देखी जाएगी। शॉ जानबूझ के उसके हाथ में अपना हाथ टच करती है। फिर जब थोड़ी देर बाद मिस्टर जी गू से बातचीत कर लेते हैं, वो दोबारा उसी जगह पे बाहर आता है जहाँ पे उसने पहले शॉ को देखा था। तभी एक ज़मीन में फूल पड़ा हुआ दिखता है। तभी पीछे से शॉ आ जाती है। वो बोलता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो कहती मुझे तो पता था कि तुम ज़रूर आओगे यहाँ पे। फिर उसे किस कर लेती है। फिर दोनों एक कमरे में इंटीमेट हो रहे होते हैं। उसका गला पकड़ लेता है कि तुम्हारा होने वाला पति गू फैमिली से है और उसका नाम गू मैंग है, तुम उसकी होने वाली पत्नी हो, तब भी तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ रही हो। वो उसे बोल देती है तुम चाहते हो क्या कि मैं शादी तोड़ दूँ। वो कहता हाँ तोड़ दो शादी। वो कहती ठीक है। फिर उसे बताती है कि गू परिवार का घर है हमारे पास, बस आधा घंटा है, ज़्यादा देर तक हम लोग कमरे में रुकेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों किस कर रहे होते हैं, इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ली होती है जो कि मैंग से बोलती है कि शॉ इसलिए छुप रही है ताकि तुम मुझसे शादी तोड़ ना सको। ये देख के बोलता है कि मैं तो शादी तोड़ के रहूँगा शॉ के साथ, शॉ को ढूंढो। और वो ढूंढते ढूंढते मिस्टर जी के कमरे में घुस जाते हैं। मिस्टर जी देखता है कि ये लोग आ चुके हैं तो वो चुपचाप बैठ जाता है और शॉ छुप जाती है। मिस्टर जी को देख कर तो मैंग और साथ साथ ली भी दोनों डर जाते हैं, वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकल जाती है शॉ और वो ड्रिंक पी रही होती है। तभी उसके माँ बाप आते हैं और तभी हम गू परिवार की ओल्ड वुमन को देखते हैं जहाँ पे बताती है कि उसका होने वाला पति और आपका पोता गू मैंग का रिलेशन उसकी बहन ली के साथ है। ये देखिए उसके माँ बाप चिल्लाते हैं कि क्या बक रही हो अपनी बहन के बारे में। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं चलो कि आपको दिखा देती हूँ। और सच में जो मिस्टर गू होते हैं, जो मिस्टर गू मैंग होते हैं, वो रिलेशनशिप बना रहे होते हैं ली के साथ। अब सभी लोगों को पता चल जाता है ये बात। वो दादी से बोलती है कि आप इस परिवार की बूढ़ी औरत हो, मैं शादी तोड़ना चाहती हूँ। ये देखिए दादी माँ बोलती है ठीक है तुम्हें शादी को तोड़ दो, अब शादी होगा गू मैंग का और ली का। ये देखने के बाद तो उसके माँ बाप चिढ़ ही रहे होते हैं शाओ के। इधर जो मिस्टर जी होता है वो वापस जा रहा होता है। गू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं माफ़ करिएगा हमसे कोई गलती होगी, प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाते हैं इस पार्टी से। तभी पता चलता है कि हेड ऑफ गू फैमिली वो बूढ़ी औरत आपको बुला रही है, आपके बेटे ने कुछ तमाशा खड़ा कर दिया है, दादी जी शादी तोड़ना चाहती हैं। तभी मिस्टर गू बोलते क्या तुम पागल हो चुकी हो, देखो इतने बड़े महंगे क्लाइंट हैं, हमें इन्हें पहले ध्यान देना होगा। जब मिस्टर जी को सुनाई देता है कि शादी टूटने वाली है तो उसी पार्टी में दोबारा आ जाता है। जो माँ बाप होते हैं शॉ के तो थप्पड़ मार देते हैं शॉ को, लेकिन ली को कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद उसके माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर जी आता है उसे ढूंढते ढूंढते और उसका फेस देखता है, बोलता तुम्हें थप्पड़ किसने मारा। और वो बोलती कोई बात नहीं, शादी तोड़ने के लिए एक थप्पड़ मैं तो खा ही सकती हूँ। उसे बहुत ही बुरा लगता है उसके लिए मिस्टर जी को। इसके बाद हम सीन देखते हैं
जहाँ पे ली इल्ज़ाम लगा रही होती है कि तुमने मुझे ड्रग दिया था तभी मैं तुम्हारे फियांसे के साथ सो गई, इसमें तुम्हारा ही हाथ होगा। उसे पकड़ के रखा गया होता है। जो उसके माँ बाप होते हैं वो शॉ को ही बुरा भला बोल रहे होते हैं कि तुम्ही ने फंसाया होगा ली को। जहाँ पे वो गुस्से में बोलते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ भी कि नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं तुम लोगों की बेटी नहीं हूँ, क्योंकि विक्टिम मैं हूँ, इसने मेरा फियांसे चुराया और ब्लेम मुझे कर रहे हो। ये देख के उसके माँ बाप डर जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं तुम हमारी ही बेटी हो, तुम अपनी माँ की बेटी हो। और बोलते हैं जाओ कमरे में आराम करो जाके। फिर जो ली के फादर होते हैं वो बोलते हैं अपनी वाइफ से कहीं शॉ को कुछ पता तो नहीं चल गया। वो कहती नहीं अभी कुछ नहीं पता चला, जब तक हमारी बेटी ली 25 साल तक और सीक्रेट सोसाइटी में नहीं चली जाती तब तक हमें इस शॉ को और झेलना पड़ेगा। इसके बाद हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं। वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है, उसकी मॉम मिल्क में कुछ मिला के लाई होती है। वो दिखावा करती है कि उसने नाश्ता तो कर लिया और बाहर जाके उस मिल्क को फेंक देती है। और इसके बाद वो मिलती है जाके किसी और से नहीं बल्कि मिस्टर जी से, और मिस्टर जी से बोलती है कि आपसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्योंकि मेरा फियांसी से मेरा साथ ये टूट गया। वो उसकी बातें सुन के स्माइल करता है और वो मिस्टर जी से हेल्प मांगती है कि मैंने सुना है कि गू फैमिली का एक और बच्चा है, वो एक नाजायज़ औलाद है, तुम क्यों नहीं उसे जी फैमिली का वारिस बनने में मदद करते हो, क्या तुम करोगे मेरे लिए। वो मान जाता है इस बात को कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। इधर जो मैंग होता है अपने फादर से बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि बाहर आपका एक और बेटा पल रहा है, आपने कैसे एक नाजायज़ बेटे को गू परिवार का उत्तराधिकारी बना सकते हो, कैसे गू परिवार का हायर बन सकता है। लेकिन जो मिस्टर जी होते हैं बोलते हैं कि अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उस नाजायज़ बच्चे को बना दो गू फैमिली का हायर, मैं तभी तुम लोगों के साथ काम करूँगा। ये देख के जो गू फैमिली का हेड होता है इस बात के लिए मान जाता है और मैंग देखता रह जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है शॉ के ऊपर। वो देख के हैरान हो जाता है कि शॉ यहाँ पे क्या कर रही है, और वो समझ जाता है कि शॉ ने दिन जब मिस्टर जी मेरे घर आए थे तब भी वो शॉ के साथ में थे और उस दिन होटल में भी शॉ मिस्टर जी के साथ थी। और वो समझ जाता है कि शॉ ही जानबूझ के सब करवा रही है मिस्टर जी की मदद से, और वो काफ़ी कुछ बुरा भला बोल देता और बताता है कि फादर यहाँ पे शॉ है, ये दोनों मिले हुए हैं। उसके फादर बोलते क्या बकवास कर रहे हो, डील ख़राब कराओगे क्या। लेकिन वहाँ पे तोड़फोड़ करने लगता है, लेकिन शॉ नहीं मिलती। अब जो ओल्ड मैन होता है वो माफ़ी मांग रहा होता है मिस्टर जी से। मिस्टर जी बोलता है कोई बात नहीं और बस उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ही फाड़ देता है। ये देख के उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने बेटे गूमैन को बहुत पीटते हैं और उसे वहाँ से लेके जाते हैं। उसके जाने के बाद शॉ बाहर निकल के आती है और सोचती है अभी तो तुम लोगों की बर्बादी चालू हुई है। और वो हैप्पी होती है कि मिस्टर जी ने अच्छा काम किया, तो उसे किस किए जा रही होती है, दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट होते हैं। अब वो उसको घर छोड़ने जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ चल के। वो बोलती है इतनी लग्जरी गाड़ी से आए हो, मेरे घर वालों को लगेगा कि मैंने बाहर सुगर डैडी फंसा रखा है। फिर कहती है मुझे जाना होगा। पता चलता है कि लॉन्ग फैमिली में एक औरत आई है जो कि लॉन्ग फैमिली की दोनों बेटियों को एक पहाड़ में ले जाने की बात कर रही होती है कि दोनों को नियम सीखने चाहिए। जहाँ पे हमारी हीरोइन भी आ जाती है शॉ, और शॉ समझ जाती है कि ये लोग तो मेरे असली माँ बाप नहीं है, और जो ये औरत है ये मेरे असली मदर और फादर को ज़रूर जानती होगी, लेकिन ये मेरी कभी भी मदद नहीं करेगी। और याद करती है कि इस औरत ने मुझे अपने लोगों के साथ पकड़वा के पागल खाने में छोड़ दिया था और ये सब ली नहीं करवाया था। और वो औरत बोल रही होती है कि जो कुछ तुम्हें सब मिल रहा है ना, मैडम ली की वजह से मिल रहा है, तो मैडम ली की नौकरानी हो। और उसे एक तय खाने में बंद करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। और जो उसकी बहन होती है वो उसका फ़ोन भी तोड़ देती है शॉ का। इधर जो मिस्टर जी होता है परेशान हो रहा होता है कॉल मैसेज करके, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। वो काफ़ी परेशान होता है कि कहाँ चली गई शॉ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है वो। तभी वो सपने में अपने एक्स फियांसी अपनी बहन को देखती है और काफ़ी डर जाती है। अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है उसके सामने मिस्टर जी है। वो बोलती है मैं तो अपने घर में थी ना। वो से बताता है मुझे तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही थी तो मैंने अपने लोगों को भेजा था, पता चला कि तुम तय खाने में थे तो मैं तुम्हें चुपके से तुम्हारे घर से तुम्हें बाहर निकाल के ले आया। वो उसे हक कर लेती है, थैंक यू बोलती है। वो उसे बोलता है लगता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें प्यार नहीं करते हो, तुम इसी घर में क्यों नहीं रहती हो। वो उससे बोलता है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। वो उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि इस बड़े से पागल खाने को तुम जला दो, मेंटल हॉस्पिटल को।
वो कहता है मेरा रिवॉर्ड क्या होगा। वो बोलते तुम्हारा रिवॉर्ड, और उसको अपनी तरफ खींचती है और किस करती है, लिप किस करती है, और इसके बाद उसी मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाती है। और सोचते हैं ना रहेगा यह हॉस्पिटल और कोई भी मुझे इस हॉस्पिटल में मार ही नहीं पाएगा, और मिस्टर जी की मदद से उस हॉस्पिटल को जलवा देती है। अब वो घर पे बैठी होती है, न्यूज़ देख रही होती है कि वो हॉस्पिटल जल चुका है। पीछे से मिस्टर जी भी आ जाता है तो उसे हक कर लेती है, बहुत ही खुश होती है। मिस्टर जी नोटिस करता है कि हॉस्पिटल जलने के बाद जो शव है वो काफ़ी खुश है। इसके बाद वो उसके नेक पे बाइट करती है और ये सब करके मिस्टर जी को अच्छा लगता है। वो उसे सोफे पे गिरा देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं। इधर ये सीन सब चल ही रहा होता है। इस तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो कि गुस्सा रही होती है कि तुम्हारे घर से शव को उठा ले गए लोग और तुम लोगों को पता भी नहीं चला तुम्हारे गार्ड्स कैसे हैं, शव को बुला के लेके आओ। इधर हम देखते हैं हमारी हीरोइन को, जिसको मिस्टर जी ने एक विला गिफ्ट किया होता है। वो बोलती है बहुत ही महंगा है। वो बोलता है तुम मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ हो, समझ लो छोटा सा गिफ्ट है। और बोलता है तुम तो मेरी प्रिंसेस हो। अब इसके बाद उसके डैड फ़ोन करते हैं कि जल्दी से आ जाओ, हम तुम्हें रूल्स रेगुलेशन सिखाएंगे, लेकिन वो फ़ोन काट देती है और सोचती है कि मुझे जाना होगा और मुझे उस माउंटेन के बारे में पता करना होगा जहाँ पे मेरी सौतेली बहन ली जाने वाली है 25 साल के होने के बाद। वो कहता है कि क्या तुम उस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात कर रही हो जो कि 1000 साल से चल रहा है। वो बोलता है मुझे काफ़ी डर लग रहा है। वो बोलती तुम्हें क्यों डर लग रहा है। वो बोलता है कि मुझे इसलिए लग रहा है कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। वो से बोलती मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तो तुम्हारे गार्ड्स भी लेके जा रही हूँ, अगर कुछ भी होगा तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। वो बोलता है तुम्हें मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता है, और उसे एक कस्टमाइज फ़ोन देता है कि मैंने कस्टमाइज करा है, ना ये टूटेगा और ना ये ख़राब होगा, तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो इस फ़ोन से। अब वो जाती है तो देखते हैं वहाँ पे ली बैठी हुई है और वही औरत भी बैठी हुई है। तभी वो ली के गले में उसी नेकलेस को देखती है और सोचती है कि जब ली ने मुझे पिछली लाइफ में मारा था तब उसने बताया था कि ये नेकलेस तुमसे बिलोंग करता है, लेकिन इसकी मदद से ही आज मैं एक बहुत ही सीक्रेट परिवार की एकदम अमीर लड़की बन चुकी हूँ। औरत बोलती है कि तुम में अभी भी हिम्मत है मुझसे लड़ने की। वो बोलती है क्या तुम में भी अभी भी हिम्मत है, मेरे बॉडीगार्ड्स को देख नहीं रही हो। लेकिन वो क्या करती है, इतनी पावरफुल होते उसे कुंफू वगैरह आता था, वो हमारी हिरन का गला वगैरह पकड़ लेती है। वो समझ जाती है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट हैं, इनके पास कुछ ना कुछ पावर्स है, और सोचती है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता करना होगा, शायद मैं इससे अपने फादर और मॉम को ढूंढ सकूं। क्योंकि वो तो जान जाती है जिस घर में रहती है वो उसके सगे माँ बाप नहीं हैं, बल्कि ली के ही सगे माँ बाप हैं। वो औरत बोलती है कि बेहतर होगा कि तुम नियम को सीख लो। फिर उसे तहखाने में डाल दिया जाता है। अब वो तहखाने में होती है और मिस्टर जी से चैट करने जा ही रही होती है, तभी वहाँ पे ले आती है और एक कीड़े से भरा पैकेट डाल देती है। अब वो डरती नहीं थी कीड़े मकोड़े से, वो दिखावा करती है कि उसे डर लग रहा है और बोलती ली मेरी मदद करो। जैसे ली आती है ना, उसके गर्दन पकड़ के डाल देती है उसका मुंह कीड़ों के ऊपर। वो काफ़ी डर जाती है और उसके बाद अगले दिन वो उसी औरत से कंप्लेन कर रही होती है कि इसने मुझे सताया। वो बोलती है मैं ऐसे भला क्यों सताऊंगी, ये खुद ही मुझसे तय खाने में मिलने के लिए आई थी, मैं तो उसके पास गई नहीं थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत सपोर्ट ली का ही करती है। वो समझ जाती है कि ली ने कुछ ऐसा मुझसे चुराया है जिसकी वजह से ये सब उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मुझे मेरा पहचान पाना होगा कि मैं असलियत में कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ। इसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि हिचिंग सिटी के सबसे अमीर आदमी होते हैं। वो फैसला करते हैं कि कोई सी भी कीमत, किसी भी कीमत पे वो अपनी वाइफ शाह को बचाएंगे, भले ही वो कितना सीक्रेट सोसाइटी हो। और अब की बार वो उन सोसाइटी के लोगों को गिराने का प्लान बना रहे होते हैं अपने हेल्पर के साथ। मिस्टर जी याद करते हैं कि शाह ने उसे एक नेकलेस का फ़ोटो भेजा होता है और उससे कहा होता है कि मिस्टर जी आप मेरे लिए ऐसा सेम टू सेम फ़ोटोकॉपी नेकलेस बना के तैयार करो। और प्रेजेंट में मिस्टर जी वही नेकलेस को देख रहे होते हैं कि शायद इस नेकलेस की वजह से शाह कुछ कर सकती है, और नेकलेस मिस्टर जी ने बनवाया होता है। अब बोलते हैं शाह मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ही सीक्रेट पार्टी में जा रहे होते हैं एंड उसी पार्टी में मिस्टर जी को भी इन्विटेशन कार्ड दिया गया होता है। इसके बाद वो अपना फ़ोन चला रही होती है, ली उसके पास आती है और कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे साथ एक खुफिया पार्टी में जाने वाली हो और मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मैं तुम्हें चुपचाप बोल रही हूँ कि उस पार्टी में तुम मेरी नौकरानी बन के चलोगी और चुपचाप कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। इधर वो उसी ड्रेस को पहन के आ जाती है
और इसके बाद वो औरत समझाती है कि कोई भी पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हें मैं घर आके छोड़ूंगी नहीं। और बोलती है कि याद रखना कि तुम मिस ली की मेड हो, सिर्फ हेल्पर हो। वो कहती ठीक है। मिस ली उसे अपना बैग दे देती है और उसी बैग में असली वही पेंडेंट रखा होता है। अब वो जाती है कार से। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, मैडम और मिस ली। तभी पीछे से मिस्टर जी आते हैं, उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। फिर उसे किस करते हैं। वो समझाती है कि वो ली की हेल्पर उसे बनने के लिए बोला गया है। वो सब बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम भला किसी की हेल्पर क्यों बनोगी। मिस्टर जी क्या करता है, सबसे पहले शॉ का ड्रेस चेंज करवाता है। उसकी जिप नहीं बंद हो रही होती तो जिप बंद करता है और फिर दोनों नेकलेस को देख रही होती है। असली वाला नेकलेस मिस्टर जी को दे देती है और नकली वाला पर्स में डाल लेती है। गू परिवार के नाजायज़ बेटों को देखते हैं जो कि गू परिवार का उत्तराधिकारी बनने जा रहा होता है हायर। और वो मिलता है कि मिस शाह आप कैसी हैं, लेकिन मिस्टर जी समझा देता है कि शाह उसकी है, शाह से दूर रहना। ये सब प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। इसके बाद वो जाती है बैंक्वेट हॉल में। आज ली खड़ी होती है, तभी वो देखती है कि यहाँ पे गू परिवार का होने वाला हायर आ चुका है। वो मिस ली से बोलता और डांस करते करते जानबूझ के उसके ड्रेस खोल देता है, फिर उसी को वही कवर करता है। ली सोच रही होती है कि गू मैंग के पास कुछ नहीं है, गू मैंग कभी भी हायर नहीं बन पाएगा गू फैमिली का। और देखो ये नाजायज़ औलाद हो के भी गू फैमिली का हायर बनने वाला है, तो मुझे इसके साथ रहना चाहिए। इसके बाद वो हमारी हीरोइन की तरफ देखती है और बोलती है मेरा बैग का, मेरा नेकलेस का है। उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी आता है, वो बोलता है क्या हो गया लड़की। वो बोलती है कि उसने मेरा नेकलेस चुरा लिया। हमारी हीरोइन बोलती है भला मैं नेकलेस क्यों चुराऊँगी। उसे पकड़ लिया जाता है। तभी वहाँ पे उसकी गार्ड आके बताती है कि मैडम नेकलेस हमारे पास है। पता चलता है हमारी हीरोइन शाह ने जब वो कमरे से बाहर निकली थी तो उसने वही नकली नेकलेस गार्ड को दे दिया होता है। गार्ड बोल रही होती है इतनी प्रीसियस चीज़ मैं नहीं रख सकती। वो बोलती है अगर खो गया तो गार्ड ने उस नेकलेस को संभाल के रखा होता है और वो नेकलेस भी नकली होता है। अब शॉ क्या करती है, कहती है तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया ली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इसके बाद उसी नकली नेकलेस को तोड़ देती है। ली को लगता है कि यही नेकलेस असली था, वो भी टूट चुका। अब वो तो परेशान हो जाती है कि अब 25 साल की होने जा रही है और वो पहाड़ों में कैसे जाएगी, वो कैसे एक अमीर परिवार की बेटी बन पाएगी। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रही होती है कि मैं बूढ़ी औरत को बता दूंगी। वो कहती है बता दो फिर बूढ़ी औरत को। फिर ली क्या करती है, गार्ड्स को बोलती है कि इसे पकड़ लो, इसने मेरा नेकलेस तोड़ दिया। उसे पकड़ लिया जाता है। इधर मिस्टर जी ने अपनी पावर से बूढ़ी औरत को जेल में डलवा दिया होता है, तो बूढ़ी औरत को जेल में जाना पड़ता है। इधर उसे बुली किया जा रहा होता है। मिस्टर जी आ जाता है। मिस्टर जी के सामने ली कुछ बोल ही नहीं पाती और कहती छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिस्टर जी बोलते हैं मैं तुम्हें बता दूँ शाह मेरी है, तुम उसे आप परेशान की ना तो जी फैमिली फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो बोलती नहीं नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर मिस ली को पकड़ के लेके जाया जाता है फैमिली में। इधर वो जाती है और अपने फादर को बताती है कि फादर मिलिए मेरे हस्बैंड से, मिस्टर जी से। और फैमिली देखती है कि डॉटर ली को किस तरीके से पकड़ के रखा गया है। और वो देखते हैं कि सामने खुद ही मिस्टर जी बैठे हुए हैं, तो ना चाहते हुए भी वो कुछ बोल नहीं पाते और डर डर के बात कर रहे होते हैं। मिस्टर जी बोलता है कि मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात आपसे इस तरीके से होगी। हमारी हीरोइन बोलती है कि फादर अगर आप मुझे सच में अपनी बेटी मानते हैं और अगर आप नहीं चाहते कि आपके पास जितना पैसा है वो किसी और के पास चला जाए तो सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। ये देख उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो साइन कर देते हैं कि सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें देता हूँ डॉटर शॉ। ये देख के तो ली शॉक में चली जाती है, क्योंकि ली तो जानती थी ना कि शॉ उनकी खुद की बेटी नहीं है बल्कि ली उनकी सगी बेटी है। बोलती डैड आपने क्या किया। वो बोलते चुप रहो यार, मिस्टर जी जैसा आदमी है हम उसके साथ लड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद वह हैप्पी होती है। मिस्टर जी बोलता है तुम खुश हो ना। वो कहती है हाँ मैं खुश हूँ। इसके बाद वो मिस्टर जी का रिवॉर्ड उसे देती है लिप किस करके। इधर ली घर जाती है तो बताती है कि मैं 25 की होने वाली हूँ और मेरे बर्थडे में सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं और मेरा पेंडेंट टूट गया है, मैं कैसे अमीर परिवार की लड़की बनूंगी। उसके माँ बाप भी परेशान होते हैं कि बूढ़ी औरत को जेल में डाल दिया गया है और उसे निकलने में समय निकलेगा, जब तक बूढ़ी औरत बाहर नहीं आ जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद हम मिस शाओ एंड मिस्टर जी को देखते हैं, जब पे मिस्टर जी बोलता है आज तो तुम बहुत ही थकने वाली हो और ना तुम बच के भाग सकती हो, और वो दिखाता है कि देखो रियल नेकलेस मेरे पास है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते लिप किस करते हैं और अगले दिन का हम सीन देखते हैं। अगले दिन में हम ये देखते हैं कि जहाँ पे मिस्टर जी ने अपने लोगों को भेज के ली परिवार के लोगों को बाहर निकाल दिया होता है, मतलब कि मिस ली और उसके माँ बाप को, कि ये घर अब मिस्टर जी को बिलोंग करता है, आप लोग रहने की दूसरी जगह ढूंढे। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ना पैसा रहा अब ना घर रहा, और वो बोलती है कि मॉम डैड वो बूढ़ी औरत कब बाहर निकलेगी, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं कैसे पहाड़ की ऑनर बन पाऊंगी। इसके बाद वहाँ पे बूढ़ी औरत आ जाती है, वो मिस ली को अपने साथ कहीं लेके जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरे नौकर बन के रहना। वो ऐसा उन दोनों हस्बैंड वाइफ से बोलती है। इसके बाद मिस्टर जी उसकी कमर दबा रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हें कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। वो कहते हैं हाँ हूँ मैं। तभी मिस्टर जी को पता चलता है उसकी दादी माँ की तबीयत ख़राब है। वो शौहर से बोलता है कि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना होगा। वो अपनी दादी माँ से मिलता है। दादी माँ बोलती है कि तुम हमारे ख़ानदान के अकेले बच्चे हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो बताता है कि उसे कोई पसंद है और उसका नाम शाव है। वो दादी माँ बहुत ही खुश हो जाती है, कहती तब तो तुम उसे जल्दी घर लेके आओ, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। वो कहता है इसका मतलब आपने ड्रामा किया था सिर्फ अपनी तबीयत का। वो कहती हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ अच्छी देखना चाहती हूँ ताकि तुम आगे और बढ़ो। वो कहता है ठीक है, मैं बहुत ही जल्द आपको शाव से मिलवाऊँगा। शाह अपना घर में होती है मिस्टर जी के घर में, तभी उसे कोई किडनैप कर ले जाता है। वो आंखें खोलती है तो देखती है बूढ़ी औरत उसके बगल में बैठी है। वो बोलती तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। बूढ़ी औरत बोलती है कि कुछ काम है तभी लेके जा रही हो। वो बोलती है मिस्टर जी को पता चल जाएगा ना, तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। वो कहती है कि हाँ मानती हूँ, मिस्टर जी बहुत ही पावरफुल आदमी है, लेकिन वो कभी पहचान ही नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारी जैसी हम शक्ल मैंने घर पे बेच दी है। हाँ वो सोचती है क्या मेरी जैसी हम शक्ल क्या मिस्टर जी उस लड़की को पहचान पाएगा। तभी सामने से बहुत सारी तेज़ी से गाड़ियाँ आती है। पता चलता है ये मिस्टर जी की गाड़ियाँ होती है। वो बोलता है कि बूढ़ी औरत मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वाइफ शाह को लेके जा रहे हैं। वो कहती है तो तुमने पहचान लिया शाह को। वो कहता हाँ, और मैं आपको आखिरी बार सलाह दे रहा हूँ कि मेरी बीवी से दूर रहो। शाह कार में बैठती है और बोलती तुम्हें कैसे पता चला, जब भी मैंने तुम्हारा कान टच करता हूँ पता चला कि तुम्हारे कान में छेद ही नहीं है। वो बोलते इसका मतलब तो हर चीज़ नोटिस करते हो। वो कहता है हाँ, फिर उसे किस करता है, फिर उसे घर लेके जाता है और पता चलता है कि जो ये सामने लड़की बन के बैठी होती है फेक वाली शॉ, उसका मुखौटा हटाया जाता है और वो मैडम की हेल्पर होती है। वो बोलती है कि मुझे ये सब हमारे मालिक ने करने के लिए कहा था। वो कहती है अच्छा, और वो बोलती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो मिस्टर जी उसके लिए एक बहुत ही बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी खरीद लेता है जहाँ पे वो काम कर सके। वो हैप्पी हो जाती है। मिस्टर जी बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए इंटरटेनमेंट कंपनी खरीद लूँगा जिससे तुम अच्छे से एक्ट्रेस बन सकती हो। वो खुश हो जाती है। फिर वो बोलता है मेरा गिफ्ट। तो बोलती तुम्हारा गिफ्ट। इसके बाद उसे लिप किस करती है और उसे करती जाती है एंड दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम अगले दिन का हम सीन ये देखते हैं। कंपनी का नाम होता है श्यांग कंपनी, और श्यांग कंपनी में एक बंदा गलत औरत को समझ लेता है कि लगता है इसी औरत ने कंपनी खरीदी है, और वो सब कुछ डिटेल वगैरह दिखा रहा होता है। आज के दिन ये लोग यहाँ पर काम करने के लिए आने वाले हैं। वो जब बायोडाटा देखती है तो समझ जाती है कि यही लड़की है जिसकी वजह से मिस्टर जी ने मेरे फादर से साफ मना कर दिया है कि मैं मिस मिमी से शादी नहीं कर सकता है। ये देख के वो बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी दादी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, उनके साथ हमारा बहुत ही पुराना बिजनेस चल रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जी आप मेरी बेटी मिमी के साथ शादी नहीं करेंगे। लेकिन मिस्टर जी बोल देता है कि मैं पहले किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और उसका फ़ोटो दिखा देता है कि वो लड़की में शॉ है। ये सुनने के बाद तो मिमी को बहुत बुरा लगा होता है। अब प्रेजेंट टाइम में मिमी एंटरटेनमेंट कंपनी में बैठी होती है और सोचती है कि शाव अच्छा अब तुम फंसने वाली हो, और शाव को फ़ोन करके बुलाया जाता है कि बॉस आ चुके हैं। तो वो मिस्टर जी से बोलती है कि ठीक है मैं कंपनी जा रही हूँ। अब वो कंपनी आती है, देखती है कि कंपनी उसने खरीद ली है लेकिन कंपनी का नाम अभी भी चेंज नहीं किया गया। वो किसी को फ़ोन करती है कि मेरे नाम पे कंपनी का नाम लिखवा दो। इसके बाद वो आती है, तभी वो एक लड़की से मिलती है। वो लड़की बोलती है तो तुम हो मिस शॉ। वो कहती है हाँ मैडम मैं ही हूँ मिस शॉ। वो कहती है तुमने मिस्टर जी को फंसाने की हिम्मत कैसे करी, तुम लोबड़ी है कि तुम जानती हो कि हमें लोगों को कैसे बहकाना है। वो सब बोलती है आपका क्या मतलब है मैडम।
वो बताती है कि मैं यहाँ की बॉस हूँ। वो सोचती ये बॉस है क्या? अभी तक मिस्टर जी ने मुझसे झूठ बोला कि उसने कंपनी खरीदी है कि नहीं खरीदी है। और जो मैनेजर होता है वो भी बहुत गधा होता है, उसे लगता है कि मिस मिमी यहाँ की मैनेजर है। हमारी हीरोइन बोलती है मैं किसी से भी रिश्ता रखूँ, इससे आपसे क्या मतलब है? मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, आप काम की बातें क्यों नहीं करती? वो बताती है कि मिस्टर जी मुझसे शादी करने वाला था, तुम्हारी वजह से उसने मुझसे शादी करने से मना किया। पक्का तुमने उसे फंसाया और बहकाया है। और अपने साथ और लोगों को भी बुला लेती है और हमारी हीरोइन को परेशान करना चालू करती है। हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ की बॉस मैं हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम सबको निकाल दूंगी। लेकिन वो लोग बोलती तुम झूठी हो, यहाँ पे खुद काम करने के लिए आई हो और अपने आप को बॉस बता रही हो। हाँ, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, सभी लोग उसे पीटने जा रहे होते हैं। एक लड़की उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वो सब भी नहीं मानते और उसे पीटना चालू कर देते हैं और उसे पीट भी देते हैं। वो बैठी होती है, कहती बस मिस्टर जी को आने दो, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। इधर मिस्टर जी के पास भी न्यूज़ पहुंच जाती है कि मैं शॉप को कंपनी में बुली किया जा रहा है, तो तुरंत ही गाड़ी निकालता है, सीधे तेजी से आता है कंपनी में और देखता है कि उसे चोट लगी है। सबसे पहले चेयर में बैठता है और उसे खुद बैठालता है शाह को अपने ऊपर। शाह से बोलता है कि तुम्हें किसने परेशान किया? वो सभी की तरफ उंगली कर दी और बोलती है कि इस मैनेजर ने खास करके, और ये इस लड़की मिमी नाम की। वो बोलता है मिस मिमी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं अपनी गर्लफ्रेंड में शाह को पसंद करता हूँ। और तुम सब लोगों ने इतनी तरीके से, इतनी बदतमीजी से मेरे लोगों से बात करी, उन सभी को निकाल देता है और साथ साथ उस मैनेजर को भी कि तुम्हें काम करने की कोई भी जगह नहीं है, तुम्हें काम करना आता भी नहीं है और तुम्हें यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम असली मालिक को पहचान नहीं पाते हो और तुम क्या ही लोगों को हायर करते होगे, तुम्हारी हरकतें भी सही नहीं है। उन सभी को निकाल दिया जाता है और जिस लड़की ने हेल्प की होती है उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। इसके बाद का हम सीन देखते हैं, वो मिस मिमी को उसके फादर के पास लेके जाता है और वो मिमी के फादर बोलते हैं कि मिस्टर जी से आपका क्या मतलब है? आप मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये देख के मिस्टर जी बताता है कि आपकी बेटी ने मेरी होने वाली वाइफ को कंपनी में परेशान किया। जो मैंने कंपनी खरीदी उसको अपने आप को बॉस बता रही थी। वो बोलता है कि आप अपनी वाइफ के लिए हमारे करोड़ों के बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं। जब अमित शाह बोलते हैं कि करोड़ों का बिजनेस वो मेरे लिए बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि ये सब आपकी बेटी की वजह से बर्बाद हो रहा। अगर वो आप मुझको परेशान ना करती तो ये सब बात यहाँ तक पहुँचती ही ना। वो देख के हैरान हो जाता है कि ये लड़की तो बहुत जानी पहचानी लगती है और बोलती है तुम क्या, तुम्हारी मॉम यू शाह है? वो कहती है तुम यू शाह को जानते हो? वो आदमी कहता हाँ मैं जानता हूँ, तुम कौन हो? मैं बस आपको ये बताने आई थी कि बेहतर होगा क्या आप अपनी बेटी को संभाल के रखें। वो बोलता है कि तुम किसी के तरीके लगती हो क्या, तुम उसकी डॉटर हो? वो बोलती है आपका क्या मतलब है? वो उसका हेयर तोड़ लेता, कहता मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। वो कहती मैं आपकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? वो बोलता तो मैं सबको समझ में आ जाएगा। मम्मी बोलती डैड आप पागल हैं क्या? वो मेरी बहन कैसे हो सकती है? मेरी कोई भी बहन नहीं। उसके डैड बोलते चुप रहो। मेरा रिलेशनशिप याशु के साथ था। याशु एक माउंटेन की एक बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी की बेटी थी, लेकिन जल्दी उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने बच्चे को छोड़ गई थी और उसकी बेटी खोई हुई अभी तक नहीं मिली है। वो समझ जाती है कि अब वो समझ जाती है कि क्यों लिए अपना 25 साल का बर्थडे का इंतज़ार कर रही है। इधर वो एक ओल्ड मैन के पास फ़ोन लगाती है। वो ओल्ड मैन बोलता है तुम कौन हो? वो सबसे पहले उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम शाह है और मैं ली परिवार में रहती हूँ। वो कहता ओह अच्छा, वही लड़की जिसने ली शिन का पेंडेंट तोड़ दिया था उस पार्टी में, तुम वही लड़की हो ना? वो कहती हाँ और कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो कहता है मेरा नंबर पाना इतना आसान नहीं है, तुमने मेरा नंबर पाया मतलब बहुत कुछ बड़ी बात होगी। वो कहती है जी ग्रैंडफादर, और उसे मिलने के लिए बुलाती है। जो ग्रैंडफादर होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि छोटी लड़की शाह तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? वो बताती है कि आपकी बेटी का नाम याशु है ना? वो कहती है हाँ। ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ तो? वो बताते हैं कि आपकी बेटी 25 से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसने वो बच्चा बाहर भिजवा दिया था। वो लड़की मैं हूँ, मिस शाह। वो कहता है मैं इस पर कैसे विश्वास करूँ? वो बताती है कि मेरे फादर डू हैं, उन्होंने मेरा हेयर लेके डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है, रिपोर्ट भी सच निकलेगी, लेकिन जो मेरी माँ है मुझे पहचान नहीं पाएंगी। ग्रैंडफादर बोलते हैं मतलब कि जो याओशू की नौकरानी है उसने बच्चों की अदला बदली कर दी है। मैं असली डॉटर हूँ याओ शाओ की, लेकिन उस नौकरानी ने
याओ शाओ की डॉटर ली शिन को दिखा दिया है कि ली शिन उसकी डॉटर है। और आपको मैं प्रूव भी कर सकती हूँ कि अगर मैं याओ शू के सामने जाऊंगी और अगर मैं खड़ी होंगी बगल में लिन, तो लिन को ही चूज़ करेगी क्योंकि उसे जो दिखाया जाता है वो उसी को सच समझती है। वो ग्रैंडफादर बोलते तुम चाहती क्या? वो चाहती है कि जो जिस चीज़ का हकदार है उसे वो मिलना चाहिए। मैं भी आपका ही खून हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपना पद छोड़ें क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं और मास्टर का पद मुझे दे दें। वो कहते हैं कि अगर मेरी बेटी याओ शू पहचान नहीं पाती तुम्हें, तो मैं तुम्हें ये पद दे दूंगा। अगर वो तुम्हें पहचान जाती है कि तुम ही उसकी बेटी हो, तो मैं तुम्हें ये पद नहीं दूंगा। वो कहती है ठीक है, और आप हारने वाले हैं। वो कहते हैं ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूंगा। फिर इसके बाद वो मिस्टर डू से मिलने के लिए जाते हैं। मिस्टर डू से गले लगाने लगते कि तुम ही मेरी बेटी हो। देखो मैंने कहा था ना कि तुम एकदम अपनी माँ याओ शू के तरीके ही दिखती हो। वो अपने फादर को दूर हटाते हैं कि अभी तक सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई है। उसके फादर बोलते हैं मतलब मैं तुम्हारी माँ को बताने जा रहा हूँ कि उसकी खोई बेटी मिल गई है। वो उन्हें रोकती है कि अभी नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसके बाद वो कपड़े पहन के आ जाती है। उसने वाइट सा गाउन पहन रखा होता है। मिस्टर जी बोलता तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि शाओ का और लीशिन का बर्थडे एक ही दिन में ही होता है और उसी दिन माउंटेन के गेट खुलने वाले होते हैं। उसी दिन उत्तराधिकारी चुना जाने वाला होता है। तो वो उसी जगह पे जा रही होती है जहाँ पे जो याओशियो होती है और मिस्टर डू के साथ रिलेशनशिप बना रही होती है। फिर बोलती है कि आज मैं अपनी बेटी से मिलने वाली हूँ, लेकिन मिस्टर डू अभी उसे कुछ भी नहीं बताते कि वो किस इंसान को चुनने वाली, कौन उसकी असली बेटी है। और सोचते हैं तुम्हें बाद में खुद ही पता चल जाएगा। याओशू बताती है कि मेरी बेटी को मैंने एक फैमिली में भेज दिया था और वो अब तक बहुत सुंदर पाल पोस के बड़ी हो गई है और उसका नाम लीशिन है। अब बोलती है मैं उसे मिलने जा रही हूँ। इधर जो ली शिन के जो असली माँ बाप होते हैं उसे ग्रैंडपा किडनैप करवा लेते हैं। ली शिन बोलती मॉम डैड, और देखती है उसके माँ बाप गायब हो गए। फिर सोचते पता नहीं कहीं चले गए होंगे और सोचते मुझे माउंटेन्स में जाना चाहिए और अपनी रियल मॉम से मिलना चाहिए। वैसे वो उसकी रियल माँ होती नहीं उषा, लेकिन पैसे के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थी। इसके बाद वहाँ पे सामने से हमारी हीरोइन आती है जिसने भी वाइट गाउन पहन रखा हुआ था और वो मिस्टर जी के बगल में खड़ी होती है। अब जो लिशिन होती बोलती शाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे आने की? मैं तुम्हें बता दूँ तुम मेरी माँ को जानती नहीं हो और वो यहाँ की सबसे पावरफुल औरत है। वो माउंटेन्स की मालिक की बेटी है और मैं उसकी बेटी हूँ। जैसे ही मुझे ये पद मिल जाएगा ना, मैं तुम्हें सबसे पहले ख़त्म करवा दूँगी। जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती नीचे रुको, आसमान में ज़्यादा मत उड़ो। तब तक वहाँ पे याओ शाओ की एंट्री होती है और वो पहचान नहीं पाती कि यहाँ पे दो लड़कियों ने गाउन पहन रखा है वाइट कलर का। उसकी बेटी कौन है? और गलती से लिशिन को थप्पड़ लगा देती है कि शाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी बेटी को पीटने की। जहाँ पे लिशिन बोलती है मॉम मैं लिशिन हूँ, वो शाओ है। वो हैरान हो जाती है, फिर कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने गलती से नाम में अदला बदली मुझसे हो गई। और कहती बेटी मुझे माफ़ करो, मुझे लगा कि तुम शाह हो और वो लिशिन है। वो कहती नहीं मॉम मैं लिशिन हूँ, वो शाह है। वो कहती अच्छा। फिर वो असली वाली शाह से बोलती है कि तुम्हारे घर मैंने अपनी बेटी को भेजा था, तुम्हारे घर वालों ने मेरी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था, इस वजह से तुम्हारे माँ बाप करोड़पति बने। और सच में वैसा ही होता है। जो याशु होते हैं वो अपनी असली बेटी को नहीं पहचान पाती। वो फेक डॉटर ली शिन को पद देने जा रही होती है मास्टर का। तब तक वहाँ पे ग्रैंडफादर आते हैं और बताते हैं सच में यार तुम लड़की जीत गई शाओ। और अपनी बेटी याशु को बताते कि तुम जैसी बेवकूफ़ बेटी हमारे ख़ानदान में है, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। और बताते हैं कि तुम्हारी बेटी ली शिन नहीं बल्कि रियल डॉटर शाओ है, और उसे अंगूठी दे देते हैं। और वो अंगूठी इस बात का प्रतीक होता है कि माउंटेन्स के मास्टर अब मिस शाओ होगी। याशु भी हैरान हो जाती है कि उसके डॉटर शाओ है ना कि ली शिन। इसके बाद अब हम देखते हैं उन सबको पकड़ लिया गया होता है और उस नौकरानी को भी जिसने ये सब लड़कियों की अदला बदली की होती है, वो सब माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर दो। और जो याशा होती है बहुत ही गिल्टी फील करती है कि इतने सालों तक वो किसी और लड़की को अपनी बेटी समझ रही थी और समझती है कि शाओ ने क्या कुछ सहा होगा और माफ़ी मांग रही होती है। और मिस्टर डू की भी बात उसने सुनी नहीं होती है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अब ये सब छोड़ो, जल्दी से शादी कर लो और अब नई लाइफ जियो।
भले ही तुम्हारी माँ ने तुमको ना पहचाना हो, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर तो तुम्हें पहचानते हैं ना। वो कहती हाँ ग्रैंडपा। इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं शादी करो, जल्दी से एक बच्चा पैदा करो और उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाओ और आगे बढ़ो। इसके बाद हम मिस्टर जी के साथ देखते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं, बोलते हैं हम लोग शादी कर लेते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। वो शादी करने के लिए हाँ बोलता है। उसके बाद दोनों हैप्पली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और साथ साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग भी होती है। आई होप आपको ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मैगी शो चैनल और ऐसी लव स्टोरी आती रहेगी। थैंक यू।